सभी को नमस्कार। हमारा 11वां शिक्षा दान महोत्सव होगा 6 जुलाई को और उसी की रिहर्सल के लिए एक छोटा सा एक कार्यक्रम हमने रखा है और इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और आज इस छोटे से कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश बेरवा साहब, आप IAS हैं, आयुक्त हैं कार्य शिक्षा राजस्थान के और समर्पण संस्था के आप मुख्य संरक्षक हैं। मेरी 2 दिन पहले ही प्रार्थना आपसे की और मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके उपस्थित हो गए। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था में अब तक बहुत IAS आए हैं, लेकिन साहब का जो योगदान है संस्था में वो बहुत बेहतरीन योगदान है। जो हमारी बिल्डिंग बन रही है समर्पण आश्रय के रूम, पहली बार जब अनाउंस किया था कि बिल्डिंग बनाएंगे उस समय साहब भी आए हुए थे। पहली बार साहब ने 51,000 रुपये का अनाउंस उसके लिए किया था साहब के लिए। और अभी जब मैं बीच में मिलने गया इनसे कहा तो साहब आपकी स्टोरी उस किताब में छापेंगे, तो साहब ने कहा कि यार फिर तो और 51,000 मेरे को देने हैं, तो मैं तो 1-2-4 दिन में और आपको दूंगा। तो वो और इन्होंने आश्वासन दिया है, इसके लिए आप तो बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है। बहुत बिजी शेड्यूल है, सारे दिन से फोन लगा रहता तब जाके शाम को बात के हिसाब से, और इतना बिजी शेड्यूल में से आप निकाल के आए सर बहुत। और आज आपका ही सब्जेक्ट है सर, इसी सब्जेक्ट में आपका तो बहुत ही बेहतरीन योगदान है आज की इस कार्यक्रम। हमारे बीच में MC वर्मा साहब पधारे हैं। MC वर्मा साहब रिटायर्ड IRS CGST से आप कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आज के इस छोटे से कार्यक्रम की। साहब हैं पहले हमारे हर्षवर्धन हैं जो संस्था में जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने साहब से मुलाकात करवाई है। इन्होंने कहा साहब MC वर्मा जी हैं, आप कभी उनको भी बुलाओ, साहब से बात कराई। और साहब से जब बातचीत की, समान विचारों के लोग जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर कहीं न कहीं जुड़ाव बढ़ जाता है। तो मैं उसी समय नोट कर लिया था कि नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए आपको बुलाएंगे। और मैं जब इस कार्यक्रम के लिए आपसे मैंने प्रार्थना की, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और आप उपस्थित हुए, समय से उपस्थित हुए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में प्रमोद चौड़िया जैन साहब आने वाले थे, संस्था के प्रधान मुख्य संरक्षक हैं। वो किसी कारण में स्वास्थ्य की वजह से आज नहीं आए हों, अभी थोड़ी देर में आप उपस्थित भी हो जाएं। और हमारे बीच में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में पधारे हैं योगाचार्य योगी मनीष विजयवर्गीय जी। ये ऐसी शख्सियत है जो पूरा जीवन समाज के लिए आपने समर्पित कर रखा है। ये प्रभु एक तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, सब कुछ समर्पण किया हुआ है और दिन रात लगे हुए रहते हैं। कभी कहाँ अभी दिल्ली गए हुए थे, मैंने प्रार्थना की कि आज शिक्षा का कार्यक्रम में पहुँच गए। तो इतना साहब का इस संस्था में योगदान रहता है, संस्था के मुख्य सलाहकार हैं और जब भी आपको याद करते हैं आप उपस्थित होते हैं। और आपके लिए एक और ड्यूटी है कि आप संस्था के तो परिवार के सदस्य ही हैं। अब 21 जून को हम योगा दिवस के रूप में उसमें कार्यक्रम करेंगे। 21 जून का हमारा ये शाम का रखेंगे, सुबह तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और वो हम बिल्डिंग के वहाँ रखें, पूरा आपको संभालना, उसके संयोजक आप ही रहेंगे और आपको संभालना है। आपको बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत। हमारे बीच में राकेश कुमार बेरवा साहब पधारे हैं। आप एडिशनल SP हैं पुलिस मुख्यालय CID में, साहब बैठे हैं और बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है। मैंने प्रार्थना की अभी अम्बेडकर जयंती के साथ मिले। जब भी मैं कई बार नोट कर लेता था फिर भूल जाता था, अब की बार तो मैंने पक्का नोट कर रखा था। नेक्स्ट कार्यक्रम में आप ब्लड डोनेशन में आए थे, उसके बाद बीच में कोई संयोग नहीं बना उनका और आज समय से हमारे बीच में पधारे, हमारा उत्साहवर्धन किया। बहुत बहुत स्वागत और बहुत हमारे बीच में नरेंद्र सिंह रावत साहब हैं। नरेंद्र सिंह रावत साहब मेरे मित्र ही हैं और इनका बड़ा योगदान रहता है समर्पण संस्था में। आप निदेशक हैं रावत एजुकेशनल ग्रुप के। शिक्षादान जो कार्यक्रम हम करते हैं आपके ऑडिटोरियम में करते हैं, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, काफ़ी लोग नए हैं, नहीं देखा होगा आपने। बहुत शानदार जयपुर का ऑडिटोरियम है और उस ऑडिटोरियम में शिक्षादान महोत्सव जो करते हैं हम उसके लिए पूरा निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए जोरदार था। वैसे इनका 80,000 रुपये जिसका खर्चा आता है तो इतना बड़ा योगदान नहीं तो हम तो कोई छोटे से हॉल में करें, आप साल में मालूम नहीं देते, इतना हमारे पास व्यवस्थाएं होती ही नहीं है।
5 लाख का हमारा कार्यक्रम होता है लगभग। उस 5 लाख रुपए जो हमारे कंट्रीब्यूशन आता है लगभग मैक्सिमम बच्चों में ही जाता है हमारा। तो वो खर्चे और कुछ नहीं है, खाने का वो होता है जो मिनिमम हमारे 150 रुपये की प्लेट के हिसाब से इस तरीके से खाना होता है। तो ये इस तरीके से सब योगदान, सबके योगदान से वो शिक्षादान महोत्सव होता है। और सबसे बड़ा योगदान आप संस्था के एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर भी है, तो ताली बजाकर साथ कर सकते इसके कार्यक्रम में आना तो आप उपस्थित हुए। ये आपका सब्जेक्ट है आज शैक्षिक चैरिटी, और इसमें देश और विदेश में किस तरीके से शिक्षा का चल रहा है, छोटा सा मैंने प्रयास किया है वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँगा। हमारे बीच में आर बी फंडा साहब हैं। आर बी फंडा साहब सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक हैं नाबार्ड के, और एक फॉर्मर कंसल्टेंट है DGM राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के। साहब कई कार्यक्रमों में पहले भी आ चुके हैं, और मैंने जब अभी प्रार्थना की मैं लिस्ट बना रहा था तो अचानक साहब का ध्यान आया कि फंडा साहब के कई प्रकार के साथ जो गए तो आए नहीं ना। मैंने प्रार्थना की सर पधारना है प्रोग्राम में, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, उपस्थित हुए, बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में डॉक्टर समय सिंह जी हैं। डॉक्टर समय सिंह जी सामने बैठे हैं, सहायक निदेशक हैं आयुर्वेद विभाग दौसा में, और मैं साहब का मकान बना रहा हूँ। वैसे तो क्लाइंट का उसका रिश्ता था, लेकिन जब विचार एक मिल जाते हैं तो क्लाइंट तो बहुत सारे हैं, साइट्स बहुत सारी चल रही है, लेकिन जहाँ क्लाइंट ऐसा मिलता है कि जो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा को फॉलो करता है, उनके भी समाज के प्रति एक सोच होती है। तो मैंने साहब से जब मुलाकात होती थी, जिस तरीके की बात होती थी, तो वो कहीं कहीं साहब मेरे विचार से मेल खाते हैं। तो जैसे जैसे ये कार्रवाई से ही जुड़ता जाता है, अच्छे विचारों पे लोग एक साथ जुड़ते जाते हैं, बढ़ता जाता है। मैंने साहब से निवेदन किया सर इस कार्यक्रम में आप विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारूं, और मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, उपस्थित हुए, बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन सर। हमारे बीच में विशाल गौतम जी हैं। विशाल गौतम जी संस्था के एजुकेशनल एम्बेसडर भी हैं, सहायक आचार्य हैं SSN सुबोध PG महिला महाविद्यालय PG महाविद्यालय के। अभी एक अम्बेडकर जयंती पे कार्यक्रम में मैं वो किट लेने गया था दौड़ की, तो वहाँ साहब मिल गए। वो सब पधारना है कार्यक्रम में, आप विशिष्ट अतिथि के लिए मैं आऊँगा, काफ़ी दिनों में आए हुए, तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया आपने, उपस्थित हुए, बहुत स्वागत। हमारे बीच में मनफूल सैनी साहब हैं। मनफूल सैनी साहब बहुत अच्छी संस्था चलाते हैं, सिविल राइट्स सोसाइटी। इनके कार्यक्रम में मैं भी गया हूँ, इनकी संस्था के कार्यक्रम में। आप प्रदेशाध्यक्ष हैं सिविल राइट्स सोसाइटी के, आए दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम के करते रहते हैं समाज सेवा के। और मैंने जब प्रार्थना की सर इसमें पधारना है कार्यक्रम में, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा स्वागत है। हमारे बीच में शैलेंद्र अग्रवाल जी हैं। शैलेंद्र जी मेरे मित्र ही हैं, और संस्था में बड़ा सहयोग रहता है इनका। ये भी इनकी और विचार और मेरे विचार भी आपस में मेल करते हैं, और ये भी समर्पण भाव से जीवन जीते हैं। समाज के प्रति एक इनके करुणा है इनके हृदय के अंदर, और ये आए कुछ न कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं। कर सलाहकार संघ के आप पहले अध्यक्ष थे, अभी शायद और कोई बन गए होंगे। मैंने तो अध्यक्ष ही लिख दिया, तो कहा पूर्व लिखो, फिर मैंने पूर्व लिखा। तो आप CA भी हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है आपका, और संस्था में जो बिल्डिंग बन रही है उसमें भी आपका 21,000 रुपये का योगदान है। पिछली बार भी आप एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 21,000 का योगदान दिया। कल बीच बीच में कार्यक्रम उसमें भी आपका योगदान रहता है। सर आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। हरविंदर सिंह मल्होत्रा साहब आने वाले थे, संस्था के मुख्य संरक्षक भी हैं, और सेवानिवृत्त आचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के। स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था, शायद वो थोड़ी देर में आ भी जाए। मयंक जी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले थे। मयंक जी साहब के पुत्र ही हैं, हमारे OP बेरवा साहब के पुत्र हैं। वो भी कई काम से कई बार चले गए, साहब से भी बात हुई थी। और हमारे बीच में हेमराज मीणा जी आने वाले थे, वो भी उनके कुछ अचानक काम पड़ गया, उनका फोन आया कि मैं नहीं आ पाऊँगा। रामनारायण जी भी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले थे, वो भी नहीं हुए। मोहन कपूर जी, इनका भी कोई अजमेर जाना हो गया अचानक। और हमारे बीच में आए हैं ब्रजमोहन वैद साहब। ब्रजमोहन वैद साहब संत निरंकारी मिशन से भी जुड़े हुए हैं, और ये बालीकुई ब्रांच के मुखी भी हैं। प्रेम नम्रता का संदेश ये मिशन के माध्यम से मानवता को दे रहे हैं।
मैंने प्रार्थना की सर इस कार्यक्रम में पधारना आपको। आप पहले भी कई कार्यक्रमों में मैंने साहब से कहा, लेकिन कहीं न कहीं उधर भी इनके कार्यक्रम होते थे तो नहीं उपस्थित हो पाए। अब की बात उनको पक्का कहा था, शुक्रवार अब की बार संदेह नहीं है, तो आपको पधारना, मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, उपस्थित हुई। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। और साहब कह रहे थे कि साहब सेवा का ध्यान बन रहा था, कुछ सेवा भी मैं करना चाहता हूँ। हमें साहब सेवा भी करो या तो सेवा का बहुत सारे विकल्प पड़े हमारे पास, तो बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन सर आपका। एडवोकेट सुश्री निर्मला सोनी जी हैं। निर्मला जी पहले भी कई कार्यक्रम में आई है, संस्था के लगभग सभी कार्यक्रम में इनका सहयोग कुछ न कुछ 1121 हमेशा देती रहती हैं, तो इनका हर बार सहयोग भी रहता है। और पिछले जब दौड़ में गए तो दौड़ में भी आपका पूरा सहयोग रहा, हम साथ साथ गए। मैंने प्रार्थना की मैडम इसमें आप विशिष्ट अतिथि के रूप में पधार रहे हो, तो इन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार की, उपस्थित हुए, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में किशोरी लाल जी हैं। किशोरी लाल जी पहली बार साई संस्था के कार्यक्रम में आए हैं और किशोरी लाल जी का बहुत बड़ा बिजनेस है KM पेंट्स के नाम से। मुलाकात तो इनसे भी एक क्लाइंट और आर्किटेक्ट के हिसाब से हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं व्हाट्सएप पे उस पर जुड़े रहते हैं, कई कोई कार्यक्रम उसको अप्रिशिएट करते हैं तो मैं नोट कर लेता हूँ उनको, भाई ये कहीं मेरी विचारधारा रखे, फिर उनको अप्रोच करके संस्था में जोड़ने का प्रयास करते हैं। हर कार्यक्रम में कोशिश करते हैं नए लोग हैं, और ये पिछले 5 कार्यक्रम हुए हैं। इस 2025 में करीब 150 नए लोगों को हमने, जो समाज में बेहतरीन प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको हमने इसमें बुलाया संस्था के अलग अलग कार्यक्रम, और उनमें से 50% लोग तो कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ी जाते हैं संस्था के साथ। तो आपसे मैंने प्रार्थना की सर, संस्था कार्यक्रम है और इसमें पधारना, आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारना है। आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, उपस्थित हुए, बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। राजेश जैन साहब हमारे बीच आने वाले थे, ये भी मेरे क्लाइंट हैं और इनका ये समाज सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी है और अभी एजुकेशन एम्बेसडर भी ये बने। मैं जब ऑफिस में आए तो सर ये एक संस्था का शिक्षा दान का अभियान चला रखा है, 11,000 रुपये कोई संस्था में डोनेट करते हैं तो उस संस्था का एजुकेशनल एम्बेसडर होता है। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम है साहब, जुड़ो आप भी। तो फिर मैं 11,000 रुपये मिलती हूँ, तो उनको एजुकेशनल एम्बेसडर भी हमने बनाया है। तो मैं तो जो भी संपर्क में आता है उसको बोलता हूँ, क्योंकि जब बोलेंगे 10 कंकर फेंकते हैं तो 3 दिखाने में लग जाते हैं, काम हो जाता है। तो ये बच्चों के लिए जो मदद का करते हैं तो मांगना तो पड़ेगा। और हमारे बीच में चंचल सेन जी आई हुई हैं। चंचल जी बीकानेर से आई हैं, इनके लिए तो जोरदार ताली बनती है। ये संस्था में हमारे के लिए इनका नॉमिनेशन आया था, तब से मुलाकातें थी और मैंने प्रार्थना की मैडम आप इस कार्यक्रम में पधारो, और मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। इतनी दूर से आप पधारी हैं, आप समाज सेविका है और न्यूरोथेरेपिस्ट है, बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन आपका। हमारे बीच में डॉक्टर नेहा गोयल जी हैं। नेहा जी अलवर से आई हैं और वाइस प्रिंसिपल है अग्रसेन महिला महाविद्यालय के खेड़ली राजस्थान की, और मैडम संस्था की एजुकेशनल एम्बेसडर भी हैं। पिछली बार भी संस्था में जुड़ी हुई थी, एक बच्चे की मदद का जिम्मा ये भी लेती हैं, और अब की बार भी आप कह रही थी कि एक बच्चे का फिर लेना मुझे जिम्मा। और मैंने प्रार्थना की मैडम आप इसमें पधारो और विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारो, मैंने प्रार्थना को स्वीकार किया, उपस्थित हुए, बहुत स्वागत। हमारे बीच में पवन माहेश्वरी जी हैं। पवन जी भी पहली बार संस्था के कार्यक्रम में आए हैं। पवन जी प्रेशर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क में का कंपनी है, और पहले सॉफ्टवेयर का पूरा करते थे, उस समय शायद साहब से मुलाकात हुई थी, और उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से तो कॉन्टैक्ट रहता ही है। तो ये कार्यक्रमों को अप्रिशिएट करते थे। मैंने कहा सर इस कार्यक्रम में पधारो, आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारो, तो आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, समय निकालकर उपस्थित हुए, बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन सर। और हमारे बीच में राखी शुक्ला जी हैं। राखी शुक्ला जी आरजे हैं, पॉपुलर एंकर हैं, एक्टर हैं, समाज सेवी हैं, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा बायोडेटा है आपका, शिक्षाविद है, और संस्थापक आप रक्षा जीवन सोसाइटी की, एक सोसाइटी की उन्होंने बना रखी है। राखी शुक्ला जी का नाम तो आप सब जानते होंगे, कार्यक्रमों में कभी शादी के कार्यक्रमों में भी एंकरिंग करती है, और बड़े फंक्शनों में, कॉर्पोरेट इवेंट में, सब जगह एंकरिंग करती है। बीच में बात हुई इनसे कि हमारे कार्यक्रम में पधारो, कि नहीं आ जाऊँगी, उनको सब पैसे नहीं मिलेगा, हमारे फ्री आना पड़ेगा, सेवा है। या तो हमारे जो भी करते हैं सब फ्री करते हैं, कि आपके तो फ्री करूँगी, तो आप इतना अच्छा करते हैं तो मेरा भी सहयोग होगा, तो आप यहाँ निःशुल्क समय निकाल कर पधारी है, बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन।
वो भी हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। शिवानी जी भी से जुड़े हैं, गौरव जी भी से जुड़े हैं। संस्था के अंदर 6-7 तो हमारे पास एंकर ही है, तो जब भी किसी को दूसरे को टाइम नहीं था दूसरा कल बुला लेते हैं। अब ये कहेंगे मेरे को जोड़ दो, आप तो जुड़ गए, आज आ गए हमारे बीच, सब जुड़ गए। अब ये मेडिकल का बॉन्ड हो गया छूटेगा नहीं। तो आपको आगे भी कार्यक्रम हमारी संस्था के करने हैं, तो बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन आपका। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में आलोक बम साहब आए हैं। बम साहब पिछले कार्यक्रम में हमारे अतिथि थे, और अभी जब मैं साइट विजिट के लिए गया साहब मिल गए, में सर आना है, मेरे को विश्वास नहीं था आप आ जाओगे, और आप उपस्थित हो गए। सब मिलाने बहुत स्वागत है। ये सुबह शिक्षा समिति के संयोजक हैं अनिल जैन साहब आए हैं, BL बुनकर साहब हमारी संस्था के मुख्य संरक्षक आप पधारे हैं, और हमारे वकील साहब बैठे हैं, और संस्था के जो भी साथी लोग हैं सभी का स्वागत अभिनंदन। ये बच्चे जो वॉलंटियर रूम में पधारे हैं इन्हीं का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे शैक्षिक चैरिटी के बारे में, शिक्षा दान के बारे में। उसके बारे में एक PPT मैंने तैयार की है, और आप सभी से अनुरोध है कि आज का ये कार्यक्रम अपना YouTube पर लाइव चल रहा है, तो आप सभी की ग्रुप में लिंक आया हुआ है, तो उससे आप पहले अपने स्टेटस पर और सब जगह शेयर कर दें ताकि लोग भी देख सकें, और इसको लाइक करके सब्सक्राइब भी करना ताकि आप टू डेट रहे आप इस संस्था से। सभी ग्रुप में एक बार इस और OP बेरवा साहब हमारे बीच में हैं, तो ये चर्चा और भी गंभीर हो गई है। शिक्षाविद हमारे बीच में बैठे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और समाज के प्रबुद्ध लोग, आप सब लोग बैठे हैं। ये सब्जेक्ट रखा है शैक्षिक चैरिटी समाज व राष्ट्र के विकास का आधार। मैं समाज में पहले तो शिक्षा के बारे में बताऊंगा, शिक्षा क्या है, फिर डेटा बताऊंगा देश का और राजस्थान का और जयपुर का, लोग क्या कर रहे हैं देश में, समाज में, राजस्थान में, हम क्या कर सकते हैं। हम इकट्ठे हुए हैं तो हमें तो बातें तो पूरी दुनिया बहुत कर रही है, अच्छी अच्छी बातें व्हाट्सएप पे भी बहुत होती है। महत्व बातों का नहीं है, महत्व तो कर्म का है, और हम लोग कर्म के लिए हम तो फिर मतलब हैं। आप लोग अपना पैसा, समय, धन सब संसाधन समर्पित कर रहे हैं, तो महत्व तो इसका है। और आप सब ये बहुत बड़ा विषय है, और किसी को आप दान के मायने बदल रहे हैं। पहले तो किसी को खाना खिलाते दादा को नहीं, तो कुछ पैसे देता था तो दान हो जाता था। लेकिन दान बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बेहतरीन दान है, सबसे बेस्ट दान है, वो है शिक्षा का दान। इससे बड़ा दान नहीं है, क्योंकि आप किसी को खाना खिलाते हो ना, तो उसका एक दिन का इंतजाम हुआ। किसी को कपड़े दे दोगे, हमारे वस्त्र बैग बना संस्था का कपड़े देते हैं हम लोग, लेकिन वो कुछ दिनों में इंतजाम हो गया, 2-4-5 महीने का इंतजाम हो गया। अनाज किसी को देते हैं तो साल भर का इंतजाम हो गया। लेकिन किसी को शिक्षा हमने दे दी तो उसके जीवन भर का इंतजाम कर दिया। तो शिक्षा दान का महत्व बहुत बड़ा है। तो मैं इस पर PPT मैंने तैयार की है सब्जेक्ट वाइज। बीच बीच में कुछ बातें आपसे भी इंट्रोडक्शन कर लूँगा ताकि आपका ज्ञान भी बढ़े, और बच्चे जो बैठे हैं उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। आप लोग पूरी तन्मयता के साथ देखना, काफ़ी सारी डेटा या चीज़ें हैं तो आपको सीखने को मिलेंगे। तो ये सब्जेक्ट हैं जी। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं बात करूँगा शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा क्या है? शिक्षा सीखने की सुविधा, ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों का अधिग्रहण। स्पेलिंग टफ हो गई, मशीन की स्पेलिंग की तरह। सीखने की सुविधा, ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों का अधिग्रहण की प्रक्रिया को शिक्षा बोलते हैं। इंग्लिश में देखिए, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग ऑफ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स। शिक्षा जीवन की बुनियाद है जिससे हम ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान से परिचित होते हैं। मानव संसाधन के विकास का मूल भी शिक्षा है, जो देश के सामाजिक आर्थिक तंत्र,
के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी, अब शिक्षा के बारे में कुछ महान लोगों ने क्या कहा है। अरस्तु ने शिक्षा के बारे में कहा है कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी ब्रेन को डेवलप करना ही शिक्षा है। हेल्दी बॉडी में हेल्दी ब्रेन को डेवलप करना ही शिक्षा है। शिक्षा उस सूर्य के समान है जिससे हमें स्वयं के साथ परिवार, समाज और पूरी दुनिया को फायदा मिलता है। उससे खुद को फायदा नहीं मिलता, परिवार को, समाज को और पूरी दुनिया को फायदा मिलता है। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिससे जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वह धारेगा, यानी वह हमें सब तरीके से शिक्षा बताती है। और बाबा साहब ने तो इतनी डिग्रियाँ दी है, बहुत सारे मेरे ऑफिस में तस्वीर लगी, इतनी सारी डिग्रियाँ बाबा साहब ने ली। तो शिक्षा का जो महत्व है, इसके बारे में, शिक्षा के बारे में इन महान व्यक्तियों ने कहा। जी, यूनानी दार्शनिक सुकरात है, उन्होंने कहा है शिक्षा किसी खाली बर्तन को भरने की तरह नहीं होती, वह अंधेरे में रोशनी जैसी है। किसी खाली बर्तन को भरने की तरह नहीं होती है, वह अंधेरे में रोशनी जैसी होती है। ये यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा। किसी भी देश की शिक्षा एडवांस नहीं होगी तो वो विकसित नहीं हो सकता। सर, मैं बात करूँगा, जब बात चल रही है विकसित भारत 2047, बहुत चर्चा चल रही है, बहुत इसके सेमिनार्स हो रहे हैं। AI का ज़माना है, हम बहुत पीछे हैं। आप देखिए चाइना में क्लासरूम, देखिए क्लास है, क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ाने आता है तो वहाँ एक कैमरा टाइप एक लगा रहता है। हम उनसे कितना पीछे है बता रहा हूँ आपको। कैमरा टाइप रहता है, वो CCTV नहीं होता, उसके अंदर क्लास का जो टीचर सब बता रहा, पढ़ा रहा है, उसकी जो भाव भंगिमाएँ हैं और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं, 4-5 बच्चे ऐसे दिखे क्लास में जो पूरी तन्मयता से बात को नहीं सुन रहे हैं, कहीं उनका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, वो कैप्चर कर लेता है। और उस कैप्चर करने के बाद में 5 बच्चे नहीं समझ पा रहे और ढंग से नहीं समझ पा रहे, तो टीचर के पास नोटिस चले जाता है ऑटोमेटिक कि या तो बच्चे कहीं समझने में असफल हो रहे हैं या समझाने में आप असफल हो रहे हो। तो वो फिर वो सुधार करते हैं, जो टीचर पढ़ाता है ना, वो सुधार करता है कि ये 5 बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, क्यों नहीं समझ, मैं अपने आप में ठीक हूँ। इस तरीके की टेक्नोलॉजी अभी चाइना के अंदर, तो इतना एडवांस शिक्षा और उच्च शिक्षा, सब उच्च शिक्षा के आयुक्त हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उच्च शिक्षा की तो गुणवत्ता हमारे यहाँ कैसी है सब जानते हैं। जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरे पास बच्चे जॉब के लिए आते हैं, 4-5 साल की वो डिग्री करके आते हैं, BTech करके आते हैं, लेकिन जब बात करता हूँ तो निर्भरता संभालना होता है, कुछ भी नहीं, वो पूरा फिर जीरो से उनको ग्रेड में सिखाते हैं सर, कुछ भी नहीं सीखते, वो उनको तोतापन बने हुए रहते हैं, पास होकर डिग्री में है। तो ऐसी शिक्षा की हमारे यहाँ स्थिति है। इसके लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। और आप तो पॉलिसी बनाते हैं, इसमें ऐसे मेरे सुझाव है, हो सकता है मैं गलत नहीं हूँ, कुछ एजुकेशनल आपको एडवाइजर्स बाहर वाले NGOs वाले भी जोड़ के रखने चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए भाई किस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता को हम बढ़ाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, AI का तो ज़माना है, AI का इस्तेमाल करना तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो ChatGPT को इस्तेमाल करते हैं, ये मैडम है करीब 25%, 10-15% लोग। परप्लेक्सिटी के बारे में जानते हैं, ये भी AI चैटबॉट है। ग्रोक के बारे में तो खूब चर्चा चली, तो ग्रोक को जानते होंगे आप लोग। ये ऐसे AI चैटबॉट हैं अब, और इतनी ज्ञान है क्योंकि अपनी बहुत शिक्षा एडवांस हो गई। अब एडवांस शिक्षा के साथ उड़ान बढ़नी पड़ेगी, तो अब नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते, हम पीछे रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। तो ये अमेरिका और चाइना की जब बात करते हैं तो उसके कंपेरिजन में बहुत काम करने की जरूरत है। जी नेक्स्ट, शिक्षा की वर्तमान जो स्थिति बता रहा हूँ आपको, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो अनाउंस हुआ है कि वर्ष 2021 के आंकड़े बता रहा हूँ, देश की साक्षरता 77.7% हो गई है।
ये गत 10 वर्ष में 5% बढ़ी है। 2022 में पुरुष साक्षरता 84% 60% थी और महिला साक्षरता 70.3% थी। आज़ादी के समय केवल 18% आबादी पढ़ी लिखी थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 18% लोग ही पढ़े लिखे थे। वर्तमान में 72% विद्यार्थियों के पास डिजिटल उपकरण, जो मैं पहले बात करता एडवांस शिक्षा की, हमारे यहाँ पे डिजिटल उपकरण जो है लैपटॉप जो मोबाइल है, ये 72% विद्यार्थियों के पास आज भी उपलब्ध नहीं है, ये स्थिति। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो 73.5%, शहरी क्षेत्रों में 87.7% ये साक्षरता है और केवल 10.6% लोगों ने स्नातक और उससे ऊपर की पढ़ाई की। जो डिग्री की है वो केवल 10.6% लोगों ने की ग्रेजुएशन की डिग्री। आज़ादी के समय हमारे 1.5 लाख स्कूल थे, 1.5 लाख, वर्तमान में 15 लाख के लगभग है और 30 करोड़ शिक्षार्थी पूरे स्कूलों में पढ़ते पूरे देश में। उनके ऊपर 2 करोड़ टीचर्स भी लगे हुए, 30 करोड़। और कॉलेज में 3.46 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि 4.5 लाख बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। जी, उच्च शिक्षा के बारे में आज़ादी के समय जब 1947 में 20 यूनिवर्सिटी थी, 404 कॉलेज थे, 30 मेडिकल कॉलेज थे और 36 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। उसके बाद वर्तमान में जो है 1043 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 42,303 कॉलेज हैं, 706 मेडिकल कॉलेज हैं, 6,000 के लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 2,579 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और 200 आर्किटेक्चर और प्लानिंग के कॉलेज हैं, 21 IIM हैं और 23 IIT। ये हमारे उच्च शिक्षा का जो मॉडल है ये। राजस्थान प्रदेश की जो साक्षरता है वो 69.7% है। साक्षरता दर जो राजस्थान में कम होने का जो कारण है वो बढ़ती जनसंख्या और गरीबी है और खराब स्वास्थ्य भी उसके पीछे कारण है। भारत में 21 मिलियन 2 करोड़ 10 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। 21 मिलियन 2 करोड़ 10 लाख बच्चे भी स्कूल नहीं जाते। 6 से 18 वर्ष के 45 मिलियन यानी 4 करोड़ 50 लाख बच्चे आर्थिक परेशानी की वजह से स्कूल छोड़ते। 6 से 18 साल के बच्चे ये जो स्कूल छोड़ दे रहे ड्रॉप आउट, ये संस्था जो हमारी काम कर रही है यहीं काम कर रही है, कहीं भी वो ड्रॉप आउट नहीं हो, उनकी हम मदद करें, ये हमारा उस भाव को लेकर रहे हैं। जी, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना पद्धति की ताजा अपडेट बता देता हूँ आपको। 2022-23 और 2023-24 के बीच प्री प्राइमरी पंजीयन संख्या 1.01 करोड़ से बढ़कर 1.30 करोड़ हुई है। स्कूल स्तर पर यह संख्या 25.17 करोड़ से घटकर 24.80 करोड़ है। मिडिल व सेकेंडरी का ड्रॉप आउट 5.2 और 10.9% बढ़ गया, यानी मिडिल का 5.2% बढ़ा है और सेकेंडरी का जो ड्रॉप आउट है वो 10.9% बढ़ गया। इसका मुख्य कारण केवल गरीबी। जी, अब मैं शिक्षा के बारे में थोड़ा और आगे विस्तार से बताता हूँ। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है कि जो तत्कर्म यन्ने बंधाई सा विद्या या मुक्ते आया सा परम क्रम विद्याना शिल्प में बना। इसका अर्थ यह है कि कर्म वही है जो बंधन में ना बने और विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कार्य केवल निर्धारित क्रिया व अन्य सभी अध्ययन केवल कारीगरी मात्र है। वैदिक काल से भारतीय विद्या गुरुकुल परंपराओं के माध्यम से दी जाती रही है, वो बेहतरीन व्यवस्था थी। और लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना है, पढ़ा लिखा में बैठा है यहाँ पर। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा की नीति लेके आए थे अंग्रेजों ने, और उसमें बीच में उसमें कई लोगों ने कहा कि साहब उन्होंने शिक्षित दास भी एक फैक्ट्री बना दी है, लेकिन इनका बहुत बड़ा शिक्षा नहीं था। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली मात्र हमारे यहाँ देखें एनालिसिस बिजनेस रह गई है, व्यवसाय रह गई है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनने और बनाने की होड़ बची हुई है। हर कोई
बनना चाहता है, बनाना चाहता है, इसी में लगे हुए सारे व्यक्ति निर्माण की जगह कैरियर लक्ष्य हो गया, जबकि शिक्षा का तो मूल व्यक्ति निर्माण होना चाहिए। अब कैरियर पहला लक्ष्य हो गया जी। अब लोग शिक्षा के महत्व को लेकर समझ रहे हैं जैसे कि बढ़ रहे हैं। शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2,29,000 बालक बालिकाएं शिक्षा से वंचित हैं राजस्थान, और जयपुर में 19,960 बालक बालिकाएं शिक्षा की मुख्य धारा के साथ अभी नहीं जुड़ पाए। शिक्षा का ढांचा उन्नत है, लेकिन बहुत सुधार की आवश्यकता है, यानी कि बहुत अंधेरा बाकी है और बहुत से दीप जलाने हैं, लेकिन जलाने वाले आसमान में से टपकेंगे नहीं, हम लोग ही दीप या नहीं जलाएंगे जी। शिक्षा की संस्था है प्रथम, उसकी सर्वे के एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन असम नाम की संस्था है। ये 2022 की इसकी रिपोर्ट है। लड़कियों का जो स्कूल छोड़ना बीच में, राजस्थान इसको दूसरे नंबर पर, पहले नंबर उत्तर प्रदेश है, और 11 से 14 वर्ष की 34% बालिकाएं स्कूल नहीं जा रही। कारण क्या है? स्कूल से दूरी, स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं होना, शिक्षकों की कमी, गरीबी, ये सारे कारण उसके पीछे। वर्तमान समय में 6 से 16 वर्ष के लगभग 98.1% बच्चे स्कूल जा रहे हैं जी। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। ये 24 जनवरी को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर 2018 को हर वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। सभी को शिक्षा देना सत्ता, शासन और समाज की जिम्मेदारी है। आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर 18% थी, वह 2022 के आंकड़ों में 80% हो गई। शिक्षा का सही अर्थ साक्षरता तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिकों के निर्माण से है जो संवेदनशील हो और असमानता व भेदभाव के खिलाफ खड़े हो सके। शिक्षा शांति व समृद्धि का औजार तभी बन पाएगा। वर्तमान में संस्कृति व मूल्य पर शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा अहंकार बढ़ाने वाली न बनाकर त्याग व समर्पण के भाव से परिपूर्ण होनी चाहिए। मानवता की सीख ही हमारी शिक्षा को पूर्ण करती है। मानवीय मूल्य से शिक्षा रूपी वृक्ष को सींचने की बहुत जरूरत है, और दुनिया में शांति सतत विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। शिक्षा तभी अर्थपूर्ण बन पाती है हमारी, जब हम संवेदनशील नागरिकों का ये निर्माण करती है, तभी शिक्षा अर्थपूर्ण बन पाती है। आप देखिए शिक्षा का मॉडल पूरी दुनिया में कौन से देश की शिक्षा सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छी शिक्षा कौन से देश की पता है आपको? तो बता सकता है किस देश की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली है? बहुत अच्छी शिक्षा। बच्चों में से बताओगे किस देश की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली है? बहुत अच्छी बेहतरीन शिक्षा प्रणाली सर किसकी है? फिनलैंड। फिनलैंड की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, और अभी दिल्ली के मनीष सिसोदिया और वो उनकी सरकार के लोग फिनलैंड गए थे। अब मैं फिनलैंड के बारे में बता देता हूँ, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन कैसे है। वहाँ पे बच्चे को 7 साल तक स्कूल नहीं जाता है, कि 7 साल का हो जाता है तभी स्कूल जाता है, उससे पहले बच्चे को स्कूल भेजते हैं। 10वीं क्लास तक कोई एग्जाम नहीं है फिनलैंड के, 10वीं क्लास तक कोई एग्जाम नहीं होती, और उसके बाद उसकी उनकी रुचि के अनुसार एक बच्चे पे जितना शिक्षक का उनका परसेंटेज होता है ना, वो बिल्कुल बैलेंस परसेंटेज होता है। मतलब वहाँ की इतनी अच्छी शिक्षा दुनिया में बहुत है। आप गूगल पे सर्च करके स्टडी करना फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। कोई प्राइवेट सरकारी स्कूल अलग अलग नहीं है, वहाँ पूरा गवर्नमेंट का सब कुछ फ्री है। किताबें भी फ्री, शिक्षा भी फ्री, स्कूल भी फ्री, सब कुछ फ्री है, पूरी शिक्षा फ्री है फिनलैंड में। तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में बेहतरीन है, और लोग उसको स्टडी करने के लिए जाते हैं। और दिल्ली में जो उन्होंने बहुत बेहतरीन सरकार ने काम किया, तो वो भी फिनलैंड जाके उसकी स्टडी करके आए। तो ये इसके लिए बहुत वर्क करने की जरूरत है शिक्षा व्यवस्था के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जी। हाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंग्रेजों के टाइम में तो लॉर्ड मैकाले ने बनाई, लेकिन उसके बाद की बात बता रहा हूँ। सबसे पहले जो नेशनल एजुकेशन
एजुकेशन पॉलिसी जो आई वो इंदिरा गांधी की सरकार में आई 1968 में। फिर दूसरी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई वो 1986 में आई राजीव गांधी सरकार में। उसके बाद तीसरी आई नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, ये 2020 में आई। 29 जुलाई 2020 को ये लागू हुई। और इसके जो मुख्य बिंदु इसमें ये है कि HRD जो मिनिस्ट्री थी उसका नाम आपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया, और GDP जो इन्वेस्टमेंट है 1.6% से बढ़ाकर ये 6% कर दिया। पहले 1.6 था। तो शिक्षा के लिए ऐसा नहीं है प्रयास हो रही, सरकार अपने स्तर पे अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, हमने अपने कर्तव्य निभाने हैं, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारे अपने कर्तव्य। हम बात अपने कर्तव्य करें, हम क्या करें, ये जो आज का विषय था, सरकार तो अपने स्तर पर जितना प्रयास तो करना चाह रही है, कर रही है जी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की अभी लेटेस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी दी है, ये नहीं है। इसमें क्या है कि स्कूली शिक्षा 10+2 चलती थी पहले, उसको बदलकर 5+3+3+4 कर दिया। इसका सिस्टम में समझाता हूँ। 5 से जो सबसे पहला है प्री प्राइमरी 3 वर्ष की, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे प्री प्राइमरी में रहेंगे और ये केवल आंगनबाड़ी में चलेंगे। उसके बाद कक्षा 1 और 2 7 से 8 वर्ष के आयु के बच्चे इसमें हैं। इधर आ जाओ सर। क्लास 7 से 8 वर्ष की आयु, ये सबसे पहले 5 साल का ये है। उसके बाद +3 जो है उस 3 में कक्षा 3 से लेके 5 तक के और 8 साल से 11 साल तक के आयु के बच्चे रहेंगे। इसमें मैथ्स रहेगा, आर्ट्स रहेगी और सोशल साइंस रहेगी। और इसमें एक उद्देश्य रहेगा उन बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना। फिर तीसरा जो 3 है वो है मिडिल लेवल की में कक्षा 6, 7 और 8 है। 11 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे इस मिडिल में हैं। इसमें कोडिंग का, कंप्यूटर का ज़माना है, कोडिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में, तो AI और डिजिटल बहुत बड़ा इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वो भी इसी उम्र में सिखाई जाएगी। और चौथा जो प्लस है 4, ये है सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12वीं तक। 14 साल से 18 साल तक के बच्चे इसमें रहेंगे, या अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुन सकते हैं सेकेंडरी स्टेज। और कॉलेज लेवल में पहले स्नातक जो डिग्री होती थी 3 साल की होती थी, अब 4 साल की इसको कर दी। इसमें रिसर्च और बैचलर डिग्री दोनों जोड़ दी। 1 साल कोई पढ़ाई करेगा डिग्री में तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल जो कर लेगा उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल जो करेगा उसको बैचलर डिग्री मिलेगा। तो ये कॉलेज लेवल का सिस्टम है। तो 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इस तरीके से बाइफरकेट की गई है जी। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली की समस्याएं व समाधान। शैक्षिक जो गुणवत्ता है, शहरी क्षेत्रों की शिक्षा का प्रकार व ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा के प्रकार दोनों में बहुत फर्क है। शिक्षा के समग्र विकास के लिए शिक्षा का एक मानकीकृत रूप होना चाहिए और इसके लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। नवाचार की आवश्यकता है, नवाचार नहीं होते, वो जो चल रहा है वो उसी पे चलते रहते हैं। डिजिटल शिक्षा का ज़माना है। हम संस्था के माध्यम से भी सर करेंगे, जो हमारी बिल्डिंग बन रही है उसमें बेसमेंट का हॉल बन गया, उसको इसी काम में हम कार्यशाला करेंगे AI पे। 2 दिन की कार्यशाला करेंगे, बच्चों को AI के बारे में सिखाएंगे, डिजिटल के बारे में सिखाएंगे, तो बहुत पीछे। तो ये डिजिटल शिक्षा का ज़माना है, इसे शिक्षा में पूरी तरह शामिल करना चाहिए और AI के बारे में जानकारी भी बहुत जरूरी है। शिक्षा को सस्ता बनाना, प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बीच में खाई बहुत बड़ी खाई है, वो उसको भरने का प्रयास होना चाहिए, उसके लिए भी कोई प्रयास होना चाहिए। असम में एक डेकियाल गांव है, डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा एक कौशल विकास केंद्र वहाँ पे खोला गया है। ये देहाती महिलाओं को सब कार्य के लिए के साथ साथ काम के अवसर बढ़ाने में मदद करता है जी। अब बात आ रही है शैक्षिक चैरिटी की। ये तो मैंने इससे पहले तो आपको शिक्षा क्या है और पॉलिसीज क्या है वो सारी शिक्षा के बारे में मैंने बताई। अब हम जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं अब उसकी बात कर रहे हैं शैक्षिक चैरिटी के बारे में। ये शैक्षिक चैरिटी जो है इसको
ज्ञान का सर्वोत्तम उपहार है। इससे बड़ा गिफ्ट ज्ञान का कोई नहीं हो सकता है। ये सशक्त और समृद्ध समाज के लिए शैक्षिक चैरिटी है। ये सशक्त और समृद्ध समाज यदि हमें बनाना है तो शैक्षिक चैरिटी करनी पड़ेगी, एजुकेशन पॉलिसी। दुनिया में शिक्षा को बढ़ाने के लिए यूनेस्को का एक मंत्र है, सभी को शिक्षा देना, सत्ता, शासन और समाज की जिम्मेदारी। सत्ता, शासन और समाज, तीनों की जिम्मेदारी। जो व्यक्ति स्वयं को अपनी संपत्ति का निवासी समझता है, जो भी मेरे पास है मैं उसका ट्रस्टी हूँ, मेरी नहीं है मैं उसका ट्रस्टी हूँ, ये मानता है, उसका उपयोग फिर वो दान में करता है और वही व्यक्ति सुखी रहता है। शाश्वत शांति, आनंद उसे ही प्राप्त होती है। जब हम किसी बच्चे को पढ़ने का अवसर देते हैं तो वह हम उसे केवल अवसरों का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि उसे गरीबी, अज्ञानता और असमानता से बाहर निकालने का रास्ता दिखता है। जी, बात दान की हो रही है, चैरिटी की हो रही है, तो परिधि की दृष्टि से दूसरों के प्रति जो प्रेम है, प्रेम सहित उदारता का दृष्टिकोण, ये दान है। प्रेम, परोपकार में सद्भावनाओं को भी दान माना जाता है। किसी भी प्रकार की इच्छा न रखते, बदले में कुछ भी नहीं, और दूसरों की सेवा करना सच्चा दान। अपेक्षा जहाँ होती है कि आज मैं ये कर रहा हूँ, कल अखबार में तो आए नहीं आए तो फिर दुख होगा, तो वो कोई दान नहीं है। शास्त्रों के अनुसार 5 महादान बताए हैं। हमारे जो शास्त्र हैं हिंदू धर्म के, उनमें 5 दान, महादान बताए हैं। 5 दानों के बारे में बताया है। सबसे पहला भूमि दान, आश्रय, भवन, धर्मशाला, प्याऊ, गौशाला, इन सब के निर्माण के लिए भूमि दान करना श्रेष्ठ होता है, जमीन को दान करना। गोदान, सनातन संस्कृति में गोदान को विशेष महत्व दिया जाएगा। जी, तीसरा दान है अन्नदान। ये एक ऐसा दान है जो भूखे व्यक्ति को तृप्त करता है। इसमें सभी प्रकार के सात्विक खाद्य सामग्री शामिल है। अन्नदान, कन्यादान, ये दान कन्या के माता पिता द्वारा उसके विवाह संस्कार पर किया जाता है। सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम माना जाता है। ये 4 तरह के दान है। 5वां दान है विद्यादान, शिक्षा दान। इस दान से मनुष्य में विद्या, विनय और विवेकशीलता के गुण आते हैं, जिससे समाज और विश्व का कल्याण होता है। शास्त्रों के अनुसार विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। ये दान बांटने से अधिक बनता है और ये तो प्रकृति का नियम भी प्रमाण करते हैं। जी, एक होता है औषधि दान, दवाइयों का दान, रोगियों को दवा का दान देना है। अब इसमें दान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गुप्त दान होता है और एक तामस दान होता है। जिस दान का कोई प्रचार न हो वह गुप्त दान होता है। दाएं हाथ से दिए गए दान का पता बाएं हाथ को नहीं लगता है। और तीसरा होता है तामस दान दूसरा होता है, स्वयं अच्छा खाना खाए और दूसरों को हल्के स्तर का खाना खिलाए। इससे कभी कभी होता नहीं, चलो यार हमारी किया है और दान को करनी चलिए, चलो इस लेवल की दान ही तो बढ़े। ये इसको तामस दान है। जो हम पहन रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम यूज ले रहे हैं, वही चीज आप दूसरे को देते हैं, वो श्रेष्ठ दान है। जी, यदि लोग गंगाजल से अपनी प्यास बुझा लेते हैं तो जल कम नहीं होता है, कब कम नहीं होता है। इसी प्रकार दान से धन कम नहीं होता है। अपनी आय का 10वां हिस्सा अवश्य दान। ये हम शास्त्रों में पढ़ते आए हैं। अब यहाँ अपने इतने समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, 10वां हिस्सा कितने लोग दान करते होंगे मुझे आइडिया नहीं है, ज़्यादा भी नहीं होता। फिर भी आपके पास तो 90% है। भाई आप 1 लाख रुपए में से 10,000 आप दान कर दीजिए समाज की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये भावनाएं जागृत करने के लिए हम ये सेमिनार कर रहे हैं कि 10वां हिस्सा तो करना ही करना चाहिए। प्रार्थना जब हम करते हैं, सबको लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु धाम के आधे मार्ग तक लेकर जाती है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, देखा कि प्रभु धाम के आधे मार्ग तक लेकर जाते हैं। उपवास करते हैं तो प्रभु के परम धाम के द्वार तक लेकर जाते हैं। लेकिन जब हम दान करते हैं तो द्वार के अंदर ले जाकर ईश्वर के सम्मुख लाता है। ये दान करना।
प्रार्थना आप करते हैं, तो दोबारा बता रहा हूँ, प्रार्थना आप करते हैं तो प्रभु धाम के आधे मार्ग तक पहुँच पाते। उपवास करते हैं तो प्रभु धाम के परम द्वार तक पहुँच जाते हैं आप द्वार। और दान यदि आप करते हैं तो द्वार के अंदर जाकर ईश्वर के सम्मुख खड़े हो जाते हैं। ये दान करना है जी। अब मैं बात करता हूँ महान लोगों के बारे में। एक बच्चा था और बच्चे ने एक गठरी लकड़ी की जंगल से लकड़ियाँ काटता और गठरी बना के वो शहर में लाके बेचता था। और वो बच्चा इस तरीके से गठरी को बांध रखा था, एक व्यक्ति ने उसको देखा और उससे पूछा जब शहर में जा रहा था कि भैया ये गठरी आपने ही बांधी है? नहीं, मैंने ही बांधी है। कि आप इसको खोल के किसी किसी बांध सकते हो? क्यों नहीं बांध सकता, मैं ही बांध के लाया कि दिखाओ। तो वो तुरंत खोला, वापस ऐसे किसी तरीके से फिर बांध। उस बच्चे को वह व्यक्ति बोलता है कि भैया आप मेरे साथ चले। तो उसके कहते आप उसके कौन, परिवार में कौन कौन? कि मेरा कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ और मैं जंगल से लकड़ी काटता हूँ, तो मेरा बच्चा कि आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, एजुकेशन देना चाहता हूँ, क्या रह सकते हैं आप? तो बच्चे ने पहले सोचा समझा, फिर हाँ कर लिया कि मैं आपके साथ चलता। वो उनके साथ चलेगा और वो बच्चे ने जब पढ़ाई की, तो स्टोरी लंबी है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूँगा। वो बच्चा बाद में जाके बना पाइथागोरस, जो लकड़ी का गठरा लकड़ी का पाइथागोरस का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है? लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कांड स्क्वायर, वही है पाइथागोरस। तो और जो मतलब तत्वज्ञान, जो तत्वज्ञानी थे डेमोक्रेट्स, जिन्होंने उस बच्चे को पढ़ाया, मानता के जो बीज उसके अंदर बोए, जो पैदा किए, वो थे डेमोक्रेट्स। अब ऐसे डेमोक्रेट्स जो बनते हैं तब समाज का कल्याण होता है जी। शिक्षा दान के बारे में बता रहा हूँ। असहाय व निर्धनों को बिना किसी स्वार्थ के सेवा के रूप में दान दिया जाना चाहिए। समाज के अद्भुत समर्पित लोग जो जमीन स्तर पर चुपचाप काम करके समाज में बदलाव लाए, ऐसा मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। पूरे देश में, राजस्थान में इस टाइप के लोग जो चुपचाप अपना काम करें, समाज में बड़ा बदलाव लाए। पानी की संतोष सरगरा है, थोड़ी दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, शहीद नगर की है। अपनी बेटी को खोने के बाद आसपास की 50 बेटियों ने बोली और उन्हें शिक्षा दे दी। पति मजदूरी करते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम भी नहीं है, लेकिन 50 बेटियों को पढ़ी। यूथ अगेंस्ट लिटरेसी, एक युवा संगठन है बीकानेर का। जीरो लिटरेसी के जो बच्चे, वहाँ के बच्चे हैं, 20 बच्चों को इन्होंने पढ़ाना शुरू किया था और अब संगठन में उनके 100 से अधिक हो रखे हैं। जब अच्छे भाव को, अच्छी रीति से काम की शुरुआत करते हैं तो लोग जुड़ते जाते हैं। शुरुआत करने की जरूरत होती है जी। एक खुर्शीद आलम है, ये चेयरमैन है वार्तालोक ट्रस्ट के। वार्तालोक शिक्षा केंद्र इन्होंने पूर्वी दिल्ली में बना रखा है। निर्धन व असहाय बच्चों को ये निःशुल्क पढ़ाते हैं। 120 बच्चे इनके पास पढ़ रहे हैं। खुर्शीद मुफ्त शिक्षा को दान नहीं बल्कि अपना कर्तव्य मानते हैं। साईनाथ माने हैं लातूर महाराष्ट्र के, वंचित विद्यार्थियों को मोबाइल और कंप्यूटर की मदद से जोड़कर ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। उनकी कक्षा में रोज 70 से 80 बच्चे जुड़ते हैं। निर्धन विद्यार्थियों के लिए दूसरों को प्रेरित कर मोबाइल दिला रहे हैं। जैसे आप करते हैं बीच बीच में कि आप कोई एक्स्ट्रा मोबाइल किसी के पास पड़ा हो तो संस्था में डोनेट कर दो, हम कर दो। तो हमारे पास देने वाले बच्चे भी है, देने वाले भी, इस तरीके का माहौल बनाए तो वो भी इस तरीके से काम करते हैं। साईनाथ माने का उद्देश्य है कि निर्धन विद्यार्थी समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़े तो उनके जीवन में वास्तविक उद्धार आ सकता है। रोहित यादव है, सिपाही, गुबार गाँव है सिकंदरागढ़। शिक्षा दान महादान एक NGO बनाकर निर्धन विद्यार्थियों की शिक्षा में मदद कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास चला रहे हैं, प्रोजेक्टर और लैपटॉप से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं जी। ओम प्रकाश पारिक जी है, सीकर के ट्रेवल का बिजनेस है इनका। अपनी आधी कमाई, बात तो 10वीं हिस्से की हो रही थी, लेकिन ये आधी कमाई स्कूल को दान देते हैं ताकि बेटियां पढ़ सकें। और इनकी वजह से स्कूलों में टॉयलेट बनने सुविधा उपलब्ध करवाई तो छात्राओं की संख्या पूरी हुई। डबल इनके प्रयास, कोई तगड़ा हुआ तो, लेकिन आधी कमाई ये अपनी जी।
अब बड़े दानदाताओं के नाम आपने सुने अखबारों में बहुत देखते होंगे, इनका मामला और बड़ा है। बिल गेट्स का नाम आप सबने सुना है, 27 बिलियन डॉलर स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, विकास के लिए निकाल दिए। वारेन बफेट 21.5 बिलियन डॉलर बिल गेट्स फाउंडेशन को निकाल। जी नेक्स्ट। हेलो। फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जकरबर्ग अपनी संपत्ति का 99% चैरिटेबल ट्रस्ट में योगदान कर दिया है। फेसबुक सीईओ सैमी कारा-सैंडबर्ग ये मुख्य परिचालन अधिकारी है, 3.1 करोड़ 210 करोड़ के शेयर दान करने की घोषणा की है और सैंडबर्ग की गरीबी उन्मूलन प्रयास और शैक्षणिक संस्थाओं को मदद करने की योजना है। जी जॉर्ज सोरोस का नाम आपने सुना था, 8 बिलियन डॉलर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए अनुदान दिए हैं। अजीम प्रेम जी का आपने सुना है, 15.9 बिलियन डॉलर शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए बहुत समर्पित है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का आप सबने नाम सुना। प्रोफेसर संदीप देसाई हैं, मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं और मरीन इंजीनियरिंग में प्रशिक्षित हैं। 1997 में नौकरी छोड़कर झुग्गी बस्तियों में शिक्षा की अलग लगाई इन्होंने। मुंबई के गिरगांव झुग्गी बस्तियों में श्लोक नामक एक अंग्रेजी अध्ययन का स्कूल खोला। ट्रेन में विद्यादान श्रेष्ठ दान की गुहार लगाकर स्कूल के लिए मदद देने वाले बहुत है, लेकिन मांगने का एक सलीका, मैं तो हमेशा मीटिंग में कहता हूँ कि वो सलीका ईश्वर कृपा करे, वो हमारे अंदर है। देने वाले भी कौन नहीं है, लोग पात्र ढूंढते हैं लेकिन सलीका नहीं आती। आप देखिए जो मदर टेरेसा जब इंडिया में आई, कोलकाता में जो खोला आश्रम के लिए, सब वो पास में ब्रेड की दुकान थी, उस दुकान पे डोनेशन के लिए जाती हैं और कहती हैं कि प्लीज़ गिव मी सम ब्रेड्स फॉर माय डिसेबल्ड पर्सन। तो वो दुकानदार उसके हथेली में थूक देता है, उसको वापस यूं मुट्ठी बंद करती है, दिस इज फॉर मी, फिर दूसरा हाथ पे करती है प्लीज़ गिव मी सम ब्रेड्स फॉर माय। आप देखिए उसकी विनम्रता से वो दुकानदार इतना प्रभावित हुआ कि वो पूरा ट्रस्टी बन गया उस संस्था का। तो ये विनम्रता ईश्वर कृपा करे सब में आ जाए तो लोग जुड़ते हैं। तो ये भाव अभी ट्रेन में जाकर गुहार लगाते, मदद मांगते, बच्चों के लिए मांगते। समाज में एक हीरो की पोस्ट हमेशा खाली रहती है, कुछ अलग करके उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। जी इच्छाबेन चौहान है, टीचर हैं, रामपुर की है, नाहरपारा ये जगह का नाम है। 48 वर्षों से आय का 70% गरीब बच्चों पर खर्च करती। रिटायरमेंट के बाद भी स्कूल जाती है, कहती है कि मैं शौक पूरे करूं और बच्चे मजदूरी करें, ये मैं नहीं देख सकती। जलालुद्दीन काजी हैं, जलालुद्दीन काजी का बहुत बड़ा नाम है। 64 वर्ष के टैक्सी ड्राइवर हैं कोलकाता के। भूखे बच्चों को खाना खिलाते हैं, बच्चों को खाना मांग के देख भावुक हो जाते हैं। अपनी रोजाना की 500 रुपये आमदनी में से पत्नी और 4 बच्चों के लिए 150 रुपये दे पाते हैं। गरीब बच्चों के लिए 2 स्कूल चलाते हैं, एक अनाथालय चलाते हैं, 40 वर्षों से कर रहे हैं और उनके योगदान से 40,000 बच्चों को खाना मिला, क्योंकि जलालुद्दीन ने उनके लिए अपना खाना कुर्बान कर दिया। अपने जैसे 10 समान विचारों वाले, मैं बात कर रहा था ना समान विचारों वाले, 10 समान विचारों वाले लोगों को साथ लेकर गरीब बेरोजगारों को मुफ्त ड्राइविंग सिखाएंगे। बेरोजगारों को पकड़ते हैं और उनको मुफ्त में ड्राइविंग सिखाएं। और इसके लिए ये शर्त रखी है कि नौकरी मिल जाएगी तो वे अन्य 5 लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दें। ये शर्त है, जब उनको नौकरी मिल जाएगी आगे 5 में। वेस्ट सुंदरवन वेलफेयर एसोसिएशन नाम की उन्होंने संस्था बनाई है और जिसमें 1000 सदस्य हैं। इतना बड़ा काम एक टैक्सी ड्राइवर ने किया। जी कई लोग सोचते हैं कि जब वो अमीर हो जाएंगे तो दान करेंगे, लेकिन सच तो एकदम उल्टा है। अमीर बनने के लिए तो देना शुरू करना, यही वो तरीका है और कुछ नहीं। आपको तन से स्वस्थ रहना है तो तन से सेवा करनी है, मन से स्वस्थ रहना है तो मन से सेवा करनी है। और धन चाहिए, मेहनत के तो अपने मायने है ही, लेकिन धन का एक ब्रह्मांड का अपना सिस्टम है। मैं तो मानता हूँ, मेरा अपना विश्वास है
यदि आपको पैसे वाला बनना है तो पैसे को बांटना चाहिए, जितना बांटो उतना ही वापस, यही तरीका है पैसे वाले बनने। अब लोगों को विश्वास नहीं है कि मान लीजिए आपने कहा था उसने पिछले प्रोग्राम में, मेरे पार्टनर मेरे पास तो चौगुना आपने कहा था वापस आया ही नहीं। मैंने कहा इंक्रीज द डोज को और बढ़ा दो, डोज कम पड़ रही है बढ़ा दो, आएगा जरूर आएगा, वो किसी भी माध्यम से आएगा। ये जरूरी नहीं अब आपने 500 खर्च करे 500 वापस 2000 वापस आएंगे, वो माध्यम होता है किसी माध्यम से, परिवार के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से कैसे कैसे आपके पास आएगा ही लोग। ये इस नियम को कोई झुठला नहीं सकता। आप किसी को गाली देते हो, ये ब्रह्मांड का नियम है, गाली देते प्रकृति के नियम को कैसे झुठलाएंगे। गाली देते हो 4 गाली सामने से देगा होगा, किसी का आप सम्मान करो वो भी आपका जो खूब सम्मान करेगा, किसी से प्यार करो वो भी आपसे प्यार करेगा। और ये लागू उसी में होती है, इसी तरीके से पैसे में लागू, आप जितना दोगे लोग तो। और मैं तो अनुभव के आधार पर बताता हूँ, ऐसा नहीं है बड़ी बात और बोल दी नहीं, मैं मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर बताता हूँ। यदि हमें पैसे वाला बनना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि उस वर्ग से निकले हैं, उस मिट्टी से निकले हैं बिल्कुल जीरो से और आगे बढ़े हैं, तो फार्मूला यही का है, इस फार्मूले से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बांटना शुरू करें। और दृष्टि में शंकर लाल जी हैं, बुंदेलखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। दृष्टि नाम से एक संस्था बनाई है, 100 दृष्टिहीन बालिकाओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा दे रहे हैं। अब एक महाविद्यालय भी इन्होंने शुरू कर दिया है। समाज के सभी जाति धर्म वर्ग के दृष्टिहीन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास सभी के सहयोग से संभव हो पा रहा है। सरकार ने प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ संस्था से संस्था को सम्मानित किया। एक आभा चौधरी है पटना की, बिहार की, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाती है। वे अनेक बच्चे शिक्षा के लिए गोद ले चुकी है। जी, झारखंड मेदिनीनगर में 5 महिलाओं ने एक पहल शुरू की है, मेकअप और शॉपिंग के पैसे बचाकर। नया जी, मेकअप और शॉपिंग के पैसे बचाकर गरीब बच्चों को बढ़ा रही है। आप देखिए महिलाओं के प्रयास। और पंजाब के रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हरचरण जी अपने आनंद के लिए अपने मैरिज ब्यूरो को स्कूल बनाकर कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ाया। हरियाणा में बाबा मुक्तेश्वरी पूरी पीठ है, पूरी मठ है। ये कोसलीन में 11 गांव की परंपरा है कि युवा नौकरी का पहला वेतन, जो भी यूथ पहली नौकरी ज्वाइन करते हैं उनका पहला वेतन वो दान करते हैं उसमें, और इस राशि से वो स्कूल भवन का निर्माण करते हैं। उन्होंने सिस्टम बनाया। जी, क्रिकेटर गौतम गंभीर को आप जानते हैं, आतंकी हमले में शहीद ASI की अब्दुल रशीद की बेटी जोहरा के सपने पूरे करने में ताउम्र मदद करने का उन्होंने ऐलान किया है। उसकी शिक्षा का संपूर्ण खर्चा उठा रहे हैं। छोटी कुमारी से 25 साल की लड़की है और अपने गांव के अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का कार्य शुरू किया और अब इनके पास 500 बच्चे पढ़े। 25 साल की बच्ची ने कितना बड़ा काम किया, बिहार की बच्ची है। और चीटियों से सीखे कि हम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। मेटाबेल नाम की चीटियाँ के नाम का आपने सुना होगा। तो वो एक फेरोमोन नाम से जब वो जाती है झुंड के साथ जाती है, तो वो जब उनसे जो ज़्यादा ताकत के वो है दीमक होते हैं, उनसे जब उनका युद्ध होता है तो उसमें कहीं के पाँव कर जाते हैं, कहीं क्या है। तो वो क्या है कि फेरोमोन नाम का एक पदार्थ होता है, वो छोड़ते हैं, उसकी स्मेल आती है। तो दूसरी जो चींटियाँ फिर जाती है, उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा करती है, उनके गाँव को लेके आती है और उनकी पूरी सेवा करती है। ये चींटियों की कहानी है, मेटाबेल नाम से चींटियाँ होती है। तो उन चींटियों से हम अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा ले सकते हैं। जी, कोटा के दीपक पाठक और देवेंद्र सिंह धाकड़ जो योग की तक शुरू की, निःशुल्क कक्षाएं शुरू की है। अभी 120 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति राजेश कुमार कोठारी जी का नाम आपने सुना होगा, अपने वेतन से जरूरतमंद बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। हम कौन सी पहचान रखते हैं, बांसुरी जैसी या फुटबॉल जैसी? बांसुरी जैसी फुटबॉल जैसी का मतलब आप समझे? फुटबॉल के अंदर हम हवा भरते हैं, वो हवा को अपने अंदर लेती रहती है और परिणाम में आप जानते हो उसके ठोकर पड़ती है। और बांसुरी में हवा भरते हैं और छोड़ती है तो मधुर ध्वनि निकलती है। यानी कि हम इकट्ठा करते जाते हैं तो हमारी दुर्दशा फुटबॉल जैसी है। और हम यदि उसको बांटते हैं, बाहर निकालते हैं
देते हैं, तो वो फिर आपका एक जीवन में मधुर संगीत बजने जी। पेशवा माधवराव का उदाहरण यहाँ पे लिखा था। पेशवा माधवराव का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने जन्मदिन पे क्या करते थे, वो जरूरतमंदों को जो जिनकी इच्छा सब बांटते थे। लाइन लग जाती थी, बहुत लंबी लाइन लगती थी। किसी को कपड़े चाहिए कपड़े दे देते, किसी को अनाज चाहिए अनाज देते, किसी को और धन दो पैसा चाहिए पैसा दे देते। तो उनकी लाइन में एक बच्चा है और बच्चा से पूछते भैया बता तेरे क्या चाहिए, तो वो कहते मेरे विद्या का दान चाहिए। विद्या का दान, पहले बच्चा ऐसा विद्यादान है तो कि मैं विद्यादान चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं। तो पेशवा माधवराव ने उस बच्चे को पढ़ाया कि हम तेरी पूरी पढ़ाई में करेंगे, और उस बच्चे को पढ़ाया और वो बच्चा बाद में जाके बना न्यायाधीश श्री राम शास्त्री। श्री राम शास्त्री का नाम सुना होगा, न्यायाधीश, वो न्यायाधीश श्री राम शास्त्री वो बच्चा। तो वो पेशवा माधवराव की वजह से बच्चे को जब उन्होंने विद्या का दान दिया तो न्यायाधीश बन गए जी। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई, दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब बात यह है कि एंड्रॉइड एक्सप्रेशन को अपना करना है, अपना आत्मावलोकन करना है, आत्मविश्लेषण अपना करना है कि हम हैं तो जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं, सार्थक बनाएं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, ईश्वर ने सबको अर्थपूर्ण जीवन देने की क्षमता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी क्षेत्र में रहने वाला हो, कोई भी भाषा बोलने वाला, सबको ईश्वर ने अर्थपूर्ण जीवन जीने की क्षमता दी है। लेकिन अर्थपूर्ण जीवन हमारा कब बनता है, जब हम संवेदनशील होते हैं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। हम जब संवेदनशील बन जाते हैं, वहीं से हमारा जीवन अर्थपूर्ण होना शुरू होता है। ये संवेदनशीलता का काम ही हम समाज के बच्चों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चे जिनके पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा बीमार चल रहे हैं, उन बच्चों से फार्म भर रहे हैं और हर साल भरवाते हैं। मैडम बता रही थी 875 बच्चे, इससे पहले हम 875 बच्चों की मदद कर चुके हैं। आप देखिए कितना बड़ा, लोग कहते हैं मान लीजिए आप दिन रात भागते हो, थकते नहीं हो, लेकिन मेरी थकान कब उतरती है मैं बताऊँ आपको, जब चौराहे में मैं कभी कभी अकेला खड़ा होता हूँ, कोई बच्चा आके पैर छूता है, मैं पूछता हूँ भैया मुझे तो बचाना है, वो कहता है कि सर आप भूल गए मेरे को, आप ही तो मुझे पढ़ा रहे हो, आपकी वजह से ही मैं पढ़ पा रहा हूँ। सब मानो मेरी सारी थकान तो ये काम है, ये बहुत बेहतरीन काम है समाज के। ये बच्चे जो हैं यही समाज के कर्णधार हैं। और मैं बताऊँ जितनी ज़्यादा बायोग्राफीज आप पढ़ लीजिए, जो भी महान लोग हैं वो सारे संघर्षशील लोग हैं। उनकी पुरानी जो कथा देखोगे ना, मैक्सिमम ऐसा नहीं तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बहुत संघर्ष में जिन्होंने जीवन जिया, वही महानता की काम किया, बहुत आगे तक गए। तो ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ के उनसे फार्म भरवा के हम पढ़ाने का काम करें। या न जाति की बात हो रही, न धर्म की बात हो रही है, न मजहब की बात हो रही है, हम मानवता की बात कर रहे हैं, हमारे लिए सब अच्छा है। तो ये बच्चों से हम इस साल की 11वां शिक्षा दान महोत्सव हम रख रहे हैं। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। भाई हम क्या कर सकते हैं, हम शैक्षिक चैरिटी करें। जब ईश्वर ने हमें बहुत दिया है तो हमारे प्रति ईश्वर ने उदारता प्रति, तो कर्पणता हमें भी नहीं करनी चाहिए। और छोटा सा हिस्सा तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है हम कोई बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे उस चीज़ से। तो ये 11वां वार्षिक ये जो शिक्षा दान महोत्सव हम आयोजित कर रहे हैं, और नरेंद्र जी बैठे हैं, इनके ऑडिटोरियम में हम करेंगे। फार्म बच्चों के खूब आ रहे हैं, 25 तारीख हमने लास्ट डेट रखी है। बच्चे तो खूब आ रहे हैं लेकिन एम्बेसडर नहीं आ रहे। हाँ, एक एक बच्चे की हम जिम्मेदारी एक एक एम्बेसडर बताएं। अब 5000 सबसे छोटा अमाउंट रखा है शैक्षिक से, एजुकेशनल से। तो मेरे पास तो क्या है, हम लोग तो ईश्वर से दुआएं कर सकते हैं। मैं तो जो ही चेक को देता और हाथ में लेके सबसे पहला काम ही करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ईश्वर कृपा करना, इन्होंने जिस भाव से दिया है इनके बरकत हो। तो मैं तो दुआएं कर सकता हूँ। और मान सम्मान देने के लिए स्टेज है, तो इस स्टेज के माध्यम से मान सम्मान दे सकते हैं। तो जो भी शिक्षक से जुड़ रहे हैं इनको हम स्टेज पे सम्मान, तो हमारा एजुकेशनल एम्बेसडर, एक एजुकेशनल एम्बेसडर का सर्टिफिकेट देते हैं, वहाँ स्टेज पे सम्मानित करते हैं और बच्चे को जोड़ देते हैं। आप जिस बच्चे की लिस्ट
चलती है, ग्रुप पे डालते हैं और वहाँ भी बता देते हैं कि भाई ये बच्चा आपके साथ जुड़ा हो, इस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, आपस में एम्बेसडर्स के साथ बच्चे जुड़ते हैं। और एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर 21,000 को योगदान देता है, तो हमारी संस्था को एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर हमारे पास भी क्या सम्मान दे सकते हैं, तो फिर उनको हम अतिथि जोड़ लेते हैं, ताकि हमारा जो इन्होंने इतना योगदान दिया तो कहीं कहीं उनका मान सम्मान पर पूरा ध्यान रखें। तो जो भी अतिथि सूची में शामिल करके उनको पूरा मान सम्मान रखते हैं, सम्मान करें। तो ये एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर का 3 तरीके के हम इसमें रख रहे हैं। काफ़ी लोग इसमें जुड़ चुके हैं और इसकी भी 25 तारीख ला देते हैं, लेकिन इसकी बढ़ाएं, क्योंकि मुझे पता है 25 तारीख तक इतनी बन नहीं पाएंगे। पिछली बार शायद 70 के लगभग थे, मेरी इच्छा है कि 100 बन जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद। खर्चे कुछ भी नहीं है संस्था के कोई खर्चे नहीं है, ओरिजिनल फ्री मिलता है। जो पैसा आता है बच्चों को फीस का चेक दे रहे हैं, उसको किताबें दे रहे हैं, जो उसकी जरूरत उस हिसाब से बच्चों को दे रहे हैं। और ये समझो आप इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, कितने बच्चों का इस माध्यम से करने वाले हैं जी। तो अभी जो इसमें जुड़े हैं हमारे साथ, ये लोग जुड़े हैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। नरेंद्र जी जो हमारे बीच में बैठे ही हैं, रावत एजुकेशनल ग्रुप के डायरेक्टर हैं, और सूर्य प्रकाश जी हैं। सूर्य प्रकाश जी ऐसी एक शख्सियत है, दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर रहे हैं ये, और समर्पण संस्था के साथ दिल्ली बैठे हैं। आप देखो कोई मान सम्मान की कोई परवाह नहीं, मेरे को गेस्ट बुलाओ कोई मतलब नहीं। हर साल 15,000 रुपये अकाउंट में संस्था के बन जाते हैं शिक्षा के, और हर साल 15,000 रुपये जो बिल्डिंग बन रही है हमारी अनाथ आश्रम बना रहे उसके लिए 15,000 ऑटोमेटिक सिस्टम सेट कर रखा है। परिवार में 4 सदस्य हैं, इतनी पेंशन आती है, इस पेंशन का मेरा हिस्सा इतना है, ये बच्चों का हिस्सा मिलती, मेरा हिस्सा पूरा ये सब सिस्टम से है, पूरा सिस्टम से है। तो ये सूर्य प्रकाश जी भी इस कार्यक्रम में मैंने प्रार्थना की थी, मुझे इसका प्रोग्राम बताना शायद आएंगे। तो एजुकेशन पूर्णिमा पाठक जी है, इनका बहुत बड़ा योगदान। बिल्डिंग में भी पिछली बार मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपये और आ गए, तो मैडम बड़ी कृपा, हम लोग सब जाने वाले घूम रहे हैं, देख कैसे चलता है, 1 लाख रुपये का भी योगदान किया। तो बिल्डिंग में भी इनका पूरा आपके साथ कोई प्रोसेस दिया हुआ है, उसमें किसने कितना 21,000 से 23 के नाम लिखे हुए, तो ये मैडम का बड़ा योगदान। हर कार्यक्रम में 21,000 रुपये से प्रार्थना करता हूँ नाले जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरा भी इस माध्यम से योगदान रहता है। अभी इन्होंने सबसे पहले 21,000 रुपये इस प्रोग्राम के लिए, तो ये संस्था की ब्रांड है। तो पूर्णिमा जी अजमेर रहती हैं, तो सब पूरे मनोयोग के साथ संस्था के साथ जी ये एसोसिएट जुड़े हैं एजुकेशन। ये दोनों बीवी हैं, आशीष सिंह जी और निशा गुप्ता जी, जंगापुर से की गई। पिछले 3-4 साल से 5-5 हज़ार रुपये दोनों के नाम से डालते हैं, लेकिन आते नहीं जी प्रोग्राम सम्मान के लिए कभी नहीं आए। आपकी बार मेरे प्रार्थना परिवार के बच्चे बड़े हो गए बताए। तो ये निशा जी और आशीष जी हैं, ये बैंक में नौकरी करते हैं और स्कूल में है, व्याख्याता है, लेक्चरर है। तो ये दोनों जी कैलाश चंद गुलकर जी हैं, ये जुड़े हैं हमारे साथ, ये पिछले साल भी थे, 5,000 का इनका योगदान आया है। अब आप देखिए ये तो चीतवाड़ जयपुर के ही हैं, जिला जयपुर, ये प्रिंसिपल है राजकीय लक्ष्मीकांत शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय के। और एक डॉक्टर सूर्या बानो है, ये है छत्तीसगढ़। अब आप देखो कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ बच्चा पढ़ रहा है। तान्या नाम की जो लड़की है संस्था से जुड़ी है, उस तान्या की पूरी मदद ये करती है। और सबसे पहले जो ही अनाउंस किया 5,000 रुपये संस्था के अकाउंट में लेगी उस बच्चे का ये कर देगा। तो ये सूर्या बानो जी प्रोफेसर हैं और ये हमारे साथ जुड़ी हुई छत्तीसगढ़ से। और हमारे भी यहाँ सीमाएँ नहीं है। पिछली बार झारखंड के जो बच्चे थे, एक बच्ची जो स्कूल नहीं जा पाती उसको साइकिल दिलाई थी अपने यहाँ से, और जो वहाँ के बच्चों की भी हम मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ तो मानवता की बात हो रही है, कहीं का बच्चा हो जिसको जरूरतमंद है जी। ये विजय मित्तल जी हैं, ये डायरेक्टर हैं इजी ड्रीम्स इनका प्राइवेट लिमिटेड के संस्था के संरक्षक भी हैं। ये रविकांत जी हैं, ये कल ही जब ऑफिस में आए तो मैंने प्रार्थना की भाई एजुकेशनल एसोसिएट बन जाओ, बड़ी अच्छी बात है। नहीं सर ने कहा ये मैं भी इस अभियान में तो करिए। तो ये अभी तो शुरुआत इतनी सी हुई है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम के बाद यहाँ जो हम इस मीटिंग में 80 लोग बैठे हैं, 80 में से मैं उम्मीद करूँगा कि 25 तो एम्बेसडर जुड़े और बड़ा अमाउंट नहीं, 5,000 तो मामूली सी बात है।
तो मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस अभियान के साथ आप जुड़ें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें मदद कर सकें। ये पर्ची जो हीरा लाल जी ने मेरे को दी है, तो ये इसी श्रृंखला में ये हमारे रमेश जी हैं, संस्था के विशिष्ट सदस्य हैं, विराजमान हैं, 5100 रुपये का योगदान आप देने के लिए बोले हैं। और हीरा लाल जी बेरवा हैं, ये भी संस्था के उपाध्यक्ष हैं, 11,000 का इनका भी होता। अब की बार फिर 11,000 का योगदान हमने दिया, तो बच्चे के लिए बोलना चाहिए। तो ये सब के सहयोग से ऐसा करना चाहते हैं। पिछले साल 5 लाख का हमारा योगदान था, और अब की बार और चाहते ज़्यादा जाए, तो बच्चे उठा देते हैं। जब हमारे पास पैसा ही नहीं हो, बच्चे कहाँ से करेंगे? बच्चे तो ज़्यादा होते हैं, पैसा कम होता है। तो इसमें आप मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इस अभियान के साथ जुड़े, ताकि ये जो हमारा मकसद है आज की मीटिंग का, ये पूर्ण हो। और संस्था में अच्छा ओम प्रकाश जी 11,000 का चेक दिया, इनके लिए एक ताली है। और 3 साल से अब ओवरऑल मैं इसका सारांश बताता हूँ। आज की इसका जो व्याख्यान है, इस व्याख्यान का सारांश मैं बताता हूँ। निर्मला सोनी जी एडवोकेट साहब 11,000 का इनका भी योगदान है। और हम जीवन में कितना आगे तक जाते हैं, अब ये सारांश बता रहा हूँ। मूल बात ये है, हम जीवन में कितना आगे तक जाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम छोटों के प्रति कितने कौन करते हैं। सिंपल लाइन है, हम जितना आगे जाते हैं इस बात पे निर्भर करेगा कि हम छोटों के प्रति कितने कौन करते हैं, बुजुर्गों के प्रति कितने करुणा रखते हैं, संघर्षरत व्यक्तियों के प्रति कितने सहिष्णु होते हैं। शैक्षिक चैरिटी का महत्वपूर्ण पहलू है समुदाय की भागीदारी। ये समुदाय की भागीदारी निभा रहे हैं। जब हम सब मिलकर इस नए काम में योगदान देते हैं, ये समय धन संसाधनों के रूप में हो सकता है, और यही सकारात्मक बदलाव शुरू होता है। ये सकारात्मक बदलाव यहीं से शुरू होता है। किसी के पास पैसा नहीं है तो वो समय पर संस्था में कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे उनके पास उनकी आमदनी कम है, लेकिन वो पूरा समय देते हैं। तो जिनके पास समय है, समय के हिसाब से सेवा करते हैं। और बिना त्याग के न तो कोई प्रगति हो सकती है, न ही कोई उपलब्धि मिलती है। ब्रह्मांड हमेशा ईमानदार, परोपकारी, उदारवादी व्यक्तियों के साथ रहता है। ये सच्चाई। हम जीविका उससे बनाते हैं जो हमें मिलता है, लेकिन जीवन उससे बनाते हैं जो हम देते हैं। हम जीविका उससे बनाते हैं जो हमें मिलता है, लेकिन जीवन उससे बनाते हैं जो हम देते हैं। महत्व इस बात का दिया गया संसार के सभी जीवों से बिना किसी तर्क का चश्मा, कोई तर्क नहीं, हिंदू का, मुसलमान का, बड़े का, जानवर का, सभी जीवों से बिना किसी तर्क के चश्मा लगाए प्रेम। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसका कुछ अंश जरूरतमंद को निर्धारण करें। इसको रोजाना की एक आदत है। ये मूल सारांश आज की शिक्षित चैरिटी समाज में राष्ट्र के विकास कार्य, इसका मूल सारांश बताया। तो और आज की व्याख्यान तो यही था। अब इसके बाद संस्था की जो प्रकल्प चल रहे हैं, कुछ काम चल रहे हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। एक तो हमारी बिल्डिंग बन रही है, उसमें मैंने अनाउंस भी किया था। एक तो ग्रुप लोग देखते नहीं हैं, ये भी बड़ी समस्या है। ग्रुप में मैसेज भी खूब सारे हो जाते हैं। आजकल ग्रुप का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, महत्व ही खत्म हो गया, इंडिविजुअल सबको भेजना पड़ता है। तो ये बिल्डिंग हमारी चल रही है, और इसमें बेसमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। बेसमेंट का ये बेसमेंट देखो 3 हॉल बन गया, इसमें स्टेजिंग नहीं। अब हमारा ध्यान है कि इसमें जब तक हम अनाथ बच्चे बुजुर्गों के लिए चालू नहीं करें, तब तक हम इसकी लाइब्रेरी चालू करना चाहते हैं। ये हमारे जो कार्यक्रम हैं, नेक्स्ट जो कार्यक्रम हमारा योग शिविर होगा, वो योग शिविर इसी में होगा। लेकिन कार्यक्रम तो हमारे पैरेलल चलते रहेंगे, लेकिन इसमें लाइब्रेरी शुरू करना चाहते हैं, वाचनालय शुरू करना। मेरा गांव भी उधर ही है, और वहाँ 4-5 गांव मुझे याद है अभी भी। मैं जब अखबार में पढ़ने आता था तो 5 किलोमीटर दूर आकर पढ़ा पड़ता, और पढ़ने आता था। जयपुर में एक साइकिल होती थी छोटी सी, और उस साइकिल से महाराजा लाइब्रेरी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, जो राधा कृष्ण लाइब्रेरी है, इन सब में आके यहाँ जयपुर में पढ़ता। अब मेरा ध्यान है कि वहाँ पे लाइब्रेरी शुरू करें,
अब लाइब्रेरी का खर्चा भी काफ़ी आएगा, लेकिन मैं अपना आत्मविश्वास पूरा होना पड़ता है कि वो अच्छी बनेगी, हम सबके सहयोग से बनेगी और अच्छा हम उसमें किताबें रखेंगे। मैंने अनाउंस किया था कि ज्ञानवर्धक किताबें थी आपके घर में रखी है, तो आप पढ़ चुके, अब आपके काम के लिए आपको पढ़ ली। अब आप उसको, एक तो होता है रिसाइकिल और एक होता है रिसाइकिल। रिसाइकिल तो किसी चीज़ को गला के दोबारा बनाए, रिसाइकिल क्या है, जो चीज़ आप जब दूसरों को दे देते हैं तो दूसरे उसको काम लेते हैं, ये है रिसाइकिल। तो उस किताबों को आप रिसाइकिल करें और संस्था में दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका लाभ हासिल कर सकें। तो आप सबके घरों में होगी शिक्षादान का कार्यक्रम होगा 6 जुलाई का, आप सब उसमें आज ही से इन्वाइट कर रहा हूँ आपको, आप उसका सब बता रहे। और उसमें आपके घर में कोई किताब होगी, ज्ञानवर्धक किताब जिसको लोग पढ़ें, बहुत तरीके की किताब जिनके जीवन से संबंधित हो सकती है, बायोग्राफी भी हो सकती है, बहुत सारे महान की बायोग्राफी हो सकती है, तो वो हो सकती है। ऐसी किताबें साइंस से संबंधित हो सकती है, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो सकती है। हम वहाँ डिजिटल भी करेंगे, ऐसा नहीं है, किताबों का तो रखेंगे ही, कुछ अखबार आएंगे तो बुजुर्ग लोग भी अखबार पढ़ेंगे और बच्चे भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही डिजिटल भी करेंगे, उसको स्मार्ट लाइब्रेरी बनाएंगे, ताकि AI का ज़माना है और कंप्यूटर का उसका ज़माना है, तो उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी स्थापित करेंगे। कदम बढ़ाते हैं, कहीं कहीं जुगाड़ होता है। मैं तो रात को सोता हूँ, विचार करता हूँ कि कल क्या होगा, दूसरे दिन कहीं कहीं से फोन आ जाता है, मैंने जी क्या हमने जाकर चेक बनाया नहीं था, कोई 21,000 का देना, कोई 11,000 का, कोई 10,000 का, ऐसे बूंद से और मैंने तो जब से ये अनाउंस की थी बिल्डिंग, तब से मैंने प्रण कर रखा है, मैं घर पे कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ। मेरा पूजा पाठ यही है, मैं घर से निकलता हूँ, वहाँ जूते पहनता हूँ और 500 रुपये एक डिब्बा लगा रखा है, वो जो नारायण सेवा संस्थान में दुकानों में, तो डिब्बा में लगा रखा है, वो डिब्बे में 500 रुपये इस बिल्डिंग के नाम में डालता हूँ, उसको हाथ जोड़ता हूँ। तो और नहीं पता, मैं इसलिए करता हूँ वो कि मैं भूल न जाऊँ उस मकसद, तो वो रोज़ याद करता हूँ। जब आप जिस चीज़ को रोज़ याद करते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट में सेट हो जाती है। तो उस तरीके से समर्पण नहीं करूँ, तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका। अब इस बिल्डिंग को बनाना है, उस भाव के साथ बना रहे हैं और आप सबके सहयोग की इसमें अपेक्षा करते हैं। लाइब्रेरी में आप सहयोग करें, किताबें तो आप कोई भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा संस्था का प्रचार प्रसार जो होता है वो मैगजीन से होता है। किसी को आप संस्था के बारे में बताना चाहो, संस्था क्या करती है, एक किताब बैठ लो, सर इसको पढ़ लेना, वो पूरी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी संस्था क्या करती है। हमारे पहले लोकोपकार के नाम से किताब छापी थी हमने, अब 3 साल हो गए, 3 साल में छापते हैं, अब ये डाटा के नाम से छापते हैं। हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, इसको पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल में छापने की कोशिश करते हैं। किताब में खर्चा भी आता है, 2000 कॉपी छपवाएंगे, 5 लाख रुपये खर्चा आएगा कहाँ से पैसा, तो विज्ञापन तरीका। और इसको संस्था में शो नहीं करते, ये हो सकता। यदि हमने पैसा इकट्ठा किया, 5 लाख की किताब छापने में लिखाई का पुरस्कार किया, हमने प्रकृति के प्रसाद में लगा दिया, किसी इस किताब को ऊपर के ऊपर छापते हैं, केवल विज्ञापन। हर बार कम पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपस में मिलजुल के कर लेते हैं, वो अलग बात है, बाद में जाकर निभा लेते हैं। लेकिन ये किताब, इसकी डिजाइनिंग चल रही है और इसमें एक विकल्प और जोड़ा हमने अब की बार, ताकि इसके लिए फंड हो जाए। क्योंकि हम करीब 500 लोगों को कोरियर से भेजते हैं, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको भेजते हैं, पूरी मिनिस्ट्री को भेजते हैं, यहाँ वाली मिनिस्ट्री को भेजते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री को भी भेजते हैं, और समाज में जो अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सुधा मूर्ति हैं, उनके भी एड्रेस में हमने इसको कोरियर करना है, ताकि हमारी संस्था ये काम करे। तो इसमें क्या है कि ये एक प्रकल्प निकाला हमने नया, विज्ञापन के अलावा, तो ताकि विज्ञापन ज़्यादा नहीं हो उसमें, और इसमें हम स्टोरी बना रहे हैं संस्था से जुड़े हुए लोगों की, जो बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी हैं और समाज में उनकी एक पहचान है, एक मुकाम है, और समर्पण के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने हम ऐसी स्टोरी छापी है। तो ये स्टोरी जैसी ये है, ज्योति माहेश्वरी जी हजारों करोड़ की इनकी कंपनी थी, वाइफ ने जो आपने टीनोपोल का नाम सुना होगा, टीनोपोल कंपनी के मालिक, वैसे ही मैं मिला था इनसे, वो मेरा कोई संपर्क नहीं था, मैं तो वैसे ही कमल जी के साथ गए मिली, 7 लाख रुपए का इस बिल्डिंग के लिए योगदान दे चुकी। मैंने एक दिन पूछ लिया सर से, सर मैं तो इसकी जान पहचान भी नहीं थी, आप क्या सोच के कंट्रीब्यूशन करें कि मैंने जी आपने कुछ दिया, मैंने कुछ नहीं देखा कि आपका बेटा था, ये जो मांगने आ रहे हैं ये खुद क्या था, मैंने आपका जब कंट्रीब्यूशन देखा
तो मैंने वहीं सोच लिया कि आपको करना है। जब हम खुद नहीं करते हैं दूसरों को कहते हैं आप हमेशा नहीं मत लो, पर दूसरों क्या है वैसे तो बहुत सस्ता है, वो पहले सामने वाला ही देखेगा कि यार ये खुद तो बना ही नहीं, मेरे बना रहा। तो ये जब हम खुद करते हैं, खुद त्याग करेंगे तो लोग हमारे साथ होते हैं। इन्होंने मेरे को यही बात बोली कि आपका मैंने आपका कंट्रीब्यूशन देखा है और आपके कंट्रीब्यूशन के बाद में मैंने आपसे गति फैसला कर दिया कि मैं समर्पण संस्था करूँगा, और ये रेगुलर दे रहे हैं, देंगे अभी तो और देंगे। तो इनकी हम स्टोरी उसमें किताब में छापेंगे, और 5-7 लोगों की बन भी गई, जो बन गई एक बार इसको दिखा दो नेक्स्ट वीडियो। ये जो आर.के. अग्रवाल साहब हैं, ये संस्था में जुड़े हुए हैं, या नीचे समर्पण संस्था के साथ जुड़ाव क्या है वो भी लिखा हमने, और साहब की भी स्टोरी बना रहे हैं, ओ.पी. बेरवा साहब की भी, इसमें पूरी उनकी लाइफ स्टाइल जीवनी है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ये दे नहीं रही थी ज्योतिर्मय जी, मैंने उनको राजी किया कि नहीं माता जी को लेके सफर, तो सर लोग प्रेरणा लेंगे आप, और आप जो देते हो तो ऐसा नहीं है कि लोग देखेंगे फटेंगे तभी तो पता पड़ेगा, दूसरे सीखेंगे आपसे। ये जाटाव साहब है, इनकी है, जाटाव साहब का बहुत बड़ा योगदान समर्पण संस्था में रहता है जी। ये 5-7 स्टोरियाँ करीब 10 के लगभग मरीज में है नहीं, लेकिन ये हम 15-20 साहब देंगे, तो हमने जिनकी स्टोरी साहब ने उनके भी हाथ जोड़ लेते, साहब थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी करो। मैंने साहब से भी कहा कि नहीं देंगे, तो साहब तो बड़े हृदय के, जब भी मैं इनसे मिलता हूँ, बहुत बड़ा दिल है साहब का, जब भी मैं इनसे मिलता हूँ कोई भी प्रोग्राम के लिए जाता हूँ, क्या कंट्रीब्यूशन करना पहले चेक जरूर देती हूँ। जब ये IAS किसी के पास और जाओ, मैं तो इतने से मिला हूँ, कोई भी नहीं देते, पूरे पास की गाड़ी देते, तो वो तो जब महत्व जो कर्म का है, बातें तो व्हाट्सएप में अच्छी बड़ी, किताबों में अच्छी है, खूब पढ़ लो बातें, पढ़ लो बातें बात करें, महत्व तो इस बात का अंतर क्या है, कितना कंट्रीब्यूट करना है समाज में, इस बात का महत्व है, और साहब का बड़ा योगदान इसमें रहता है। तो ये किताब भी हम चाहते हैं, तो आप लोग कोई स्टोरी दें सहज भाव से, जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हो, पहले तो हमने डिसाइड किया था, अब ये भी कह दिया भाई आप अपने हिसाब से देते। कई लोगों ने तो कंट्रीब्यूशन भी दे दिया, लेकिन वो स्टोरी भी नहीं छुपवा रही कि साहब आप तो किताब में ले लो, तो इस तरीके की